हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय चैनल असल सोशोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप पहले की भांति जो है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज जो है हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसको हम आज जो है सीखने का प्रयास करेंगे, उसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। यानी कि भारतीय समाज में विविधता में एकता। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद है कि आप जो है सबको पसंद आएगा ये टॉपिक, है ना। तुम्हारे सिलेबस का ही है, अलग से कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। भारत एक विभिन्नता युक्त समाज है। भौगोलिक बनावट, जलवायु, जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, इतिहास, राजनीति, भाषा, संस्कृति एवं समाज व्यवस्था की दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों में अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो है, जो हमारा भारत देश है, वो विभिन्नता युक्त समाज, यानी कि उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। अगर हम देखें तो भौगोलिक बनावट इंडिया की, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अगर हिसाब से देखें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ पे जो है हमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जो है जोग्राफिकल एरिया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी। ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग और साउथ में अलग प्रकार की। ठीक है ना। तो इस लिहाज से जो है भारत जो है एक विभिन्नता युक्त समाज, यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं लिए हुए है। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी विभिन्न लोगों, जातियों एवं समुदायों के बीच एक अनूठी समानता एवं एकता भारत में सदैव विद्यमान रही है। ठीक है ना। अगर बहुत सारी विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में जो है समानताएं हैं और हम जो है एक दूसरे से जो है इन्हीं विभिन्नताओं के बावजूद हम जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। यही जो है हमारे भारत की विशेषता है। ठीक है ना। तो भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार एवं समुद्री तट, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, पूर्व में पहाड़ी भाग एवं मध्य में मैदानी भाग ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था एवं संस्कृति को प्रभावित किया है। ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है ना। तो इस तरह की जो जो हमारे इंडिया में बहुत सारी जो है चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसी पे ही जो है हमारा आज का टॉपिक भी है और इसको ही जो है हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो पहाड़ी मैदानी पठार पहाड़ी मैदानी पठारी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र के निवासियों के खान पान, पहनावे, भाषा, रहन सहन, प्रथाओं, त्योहारों एवं उत्सवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से ये लोग, जैसे कोई ईस्ट में रहता है तो उसकी जो रहन सहन है, उसका जो खान पान है वो उसके हिसाब का है, अलग है। यानी कि और जो कोई व्यक्ति वेस्ट में रहता है इंडिया के, तो वो जो है अपनी कल्चर, अपना खान पान, अपना पहनावा और उसके जो त्यौहार हैं, प्रथाएं हैं, वो जो है अलग अलग प्रकार की हैं। फिर भी संपूर्ण भारत फिर भी संपूर्ण भारत एक संगठित इकाई एवं राष्ट्र है ना। इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारा भारत जो है एक संगठित है, यानी कि वो जो है एक यूनाइट है और एक राष्ट्र बना हुआ है। भारतीय संविधान में इस एकता को बनाए रखने का आश्वासन दिया गया है और सभी धर्मों, भाषाओं, प्रांतों, जातियों एवं प्रजातियों के लोगों के हितों की रक्षा करने एवं देश के पिछड़े, दुर्बल एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की बात की गई है। ठीक है ना। आगे देखते हैं भारत की विविधताएं। तो भारत में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं, ये हम देखते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है। विविधताओं से भरा देश है। भारत का बड़ा आकार, भौगोलिक भिन्नताएं, दीर्घकालीन इतिहास आदि इन विविधताओं को बढ़ाने व समृद्ध करने में सहायक रहे। भारत में भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई, प्रजातीय व धार्मिक विविधताएं इतनी विविध हैं कि इनमें मानव सभ्यता का हर रंग दिखाई देता है। संक्षेप में भारत में निम्न विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो कुछ जिन जो भी हमारे यहाँ जो है
जितने प्रकार की डाइवर्सिटीज इंडिया में पाई जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अगला है प्रजातीय विविधता, रेसिकल डाइवर्सिटी। फिर है धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। भाषाई विविधता यानी कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और आगे है सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। और जो अंतिम है वो है जातीय विविधता, जिसको हम कास्ट डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। ठीक है, तो आइए नंबर वारी से या एक एक करके इन सब की जो है इन सब के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं हम भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ये क्या है? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, तो भारत का जो ये उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है और एशिया महाद्वीप का जो है ये भाग है ना, एक कॉन्टिनेंट है एशिया, उसका जो है भारत एक भाग है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं। भौगोलिक दृष्टि से जो है भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल तथा समुद्र तटीय मैदान। तो ये 5 क्षेत्र हैं जो कि ज्योग्राफिकल एरिया से जो है इंपॉर्टेंट हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की भौगोलिक रचना विविधता लिए हुए है। ठीक है ना, कि जो हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो है 5 प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो भौगोलिक क्षेत्र है भारत का वो भी जो है विविधता लिए हुए है ना। प्रत्येक भौगोलिक खंड की अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, कृषि, व्यापार आदि से संबंधित विशिष्ट विशेषताएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र ने यहाँ के निवासियों के जीवन और संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया है और इसे विशिष्ट रूप प्रदान किया है। ठीक है ना, तो भौगोलिक जो डाइवर्सिटी है हमारी वो इस प्रकार की जो है पाई जाती है। आगे देखते हैं प्रजातीय विविधता। रेसिकल डाइवर्सिटी, इसको देखते हैं हम। एक प्रकार की शारीरिक विशेषताएं रखने वाले लोगों को प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो है पता होना चाहिए कि रेसिकल या प्रजातीय किसको कहते हैं, प्रजाति क्या होती है। तो इसमें लिखा है एक प्रकार की शारीरिक विशेषताएं रखने वाले लोगों को प्रजाति के अंतर्गत रखा, यानी कि जिन मनुष्यों की शारीरिक बनावट एक जैसी होती है उनको हम प्रजाति कह सकते हैं, है ना। भारत में समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह का आगमन हुआ जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा। ठीक है, भारतीय समाज पर पड़ा। जैसे जो भी नंबरबारी से जो है हमारे यहाँ इंडिया में कौन कौन लोग आए, तो पहले द्रविड़ आए, उसके बाद आर्य आए, फिर हूण आए, है ना, फिर मंगोल आए, फिर पठान आए, मुगल आए, तो इत्यादि प्रजातियां भारत आई और उनका मिश्रण होता रहा। ठीक है ना, तो पहले हमारे जो इंडिया में बहुत सारे लोग आए और उनकी जो है कल्चर जो है हमारे यहाँ मिक्स हो गई। जैसे जैसे लोग आते रहे उसके हिसाब से जो है हमारे इंडिया में वो जो है अपनी छाप जो है थोड़ी बहुत छोड़ते रहे, है ना। उसके बाद फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी जो है बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए जो है इंडिया में जो है छोड़ के चले गए। तो इसी प्रकार से जो है हम बहुत सारी विविधता जो है अपने अंदर लिए हुए हैं, है ना, एज अ इंडियन। और देखते हैं विश्व में सबसे अधिक प्रजातीय मिश्रण भारत में हुआ, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में प्रजातीय विविधता पाई जाती है। अब देखते हैं शारीरिक लक्षणों के आधार पर भारतीय समाज में प्रजातीय तत्वों को निश्चित करने का प्रयास गुहा ने अपनी पुस्तक रेशियल एलिमेंट्स इन इंडिया में किया है। ठीक है, ये गुहा है, इन्होंने जो है इनकी किताब है रेशियल एलिमेंट्स इन इंडिया। इसमें जो है इन्होंने प्रजातियों से संबंधित जो है कुछ विविधताएं या कुछ विशेषताएं या उनको जो है 6 पार्ट में जो है इन्होंने डिवाइड किया है, 6 प्रमुख प्रजातियों में विभाजित किया है गुहा ने। इनकी इंपॉर्टेंट किताब है रेशियल एलिमेंट्स इन इंडिया। तो ये कौन कौन सी जो है 6 प्रमुख प्रजातियां थी जिनके बारे में इन्होंने बताया। तो पहली है निग्रिटो,
है ना। नीग्रिटो, नीग्रिटो की क्या पहचान होती थी? नीग्रिटो की पहचान होती थी छोटे, है ना, ये छोटे होते थे कद में, और इनके जो बाल हैं वो काले होते थे, ऊन जैसे बाल होते थे इनके, और चौड़ी नाक होती थी। ठीक है, तो ये नीग्रेटो की पहचान इन्होंने बताई है गुहा जी ने। दूसरा क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के सिर लंबे होते थे, मंझोले कद होते थे उनके, और उनका जो रंग है वो चॉकलेटी रंग होता था, ठीक है ना, और लहरदार बाल होते थे। तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के जो है इन्होंने इसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है मंगोलाइड। मंगोलाइड की आंखें मंगोलियन आंखें हैं। इन्होंने कुछ विशेषताएं देखी होगी जिनके आधार पर उनकी, मंगोलाइड के आधार पर ही उनकी जो है नाम है वो मंगोलियन आंखें जो है उन्होंने कहा है ना। ये क्या है? मेडिटेरेनियन, एक प्रजाति थी जिसका जो है नाम गुहा ने मेडिटेरेनियन रखा। और अगली जो है वो है पश्चिमी ब्रेचिसेफल, है ना, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और जो लास्ट है वो है नार्डिक। तो नार्डिक के बारे में भी इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इनके लंबे चेहरे, गोरा रंग, लंबा शरीर। तो ये जो है कुल मिलाकर के जो है ये 6 हैं, है ना। तो 6 प्रमुख विशेषताएं या 6 प्रमुख भागों में जो है गुहा ने जो प्रजाति को जो है बांटने का प्रयास किया, और उसके आधार पर यानी कौन सी प्रजाति में किस किस प्रकार की विशेषताएं उनको पहचानेंगे हम किस प्रकार से, वो जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है धार्मिक विविधता। अगली जो विविधता है वो है धार्मिक विविधता, जिसको रिलीजियस डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तो देखते हैं, भारत देश में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा इंडिया है वो उसमें जो है कई धार्मिक प्रकार के कई धर्म पाए जाते हैं, और विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग भी पाए जाते हैं। भारतीय समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म तथा संप्रदाय हैं, ठीक है ना। तो हमारे भारत में कुल मिलाकर के इतने तो धर्म जो है मुख्यतः देखने को मिलते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है, और भी अन्य संप्रदाय हैं और भी अन्य धर्म हैं, लेकिन ये जो है बहुतायत में देखने को मिलते हैं। सभी अपने अपने धर्म व धार्मिक आस्थाओं को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है ना। और किसी के लिए भी अपना जो धर्म होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो सर्वोपरि होता है, ठीक है। इस स्थिति में आपस में संघर्ष की संभावना सदैव बनी रहती है। अब जब कोई दो समुदाय के लोग आपस में बात करेंगे या कोई भी कुछ कहेंगे कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, तो कोई भी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है अगले धर्म का आदमी की भी उसका धर्म सर्वोपरि क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो है धर्म के हिसाब से जो है टकराव बना रहता है हमेशा से ही, तो जो कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबका अपना अपना मानना है, सबकी अपनी अपनी पहचान है धर्म के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की जो है बेकार की बातें जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है होती रहती हैं, ठीक है। तो इसका भी समाधान है। इसका समाधान है क्या है? इस समस्या के समाधान हेतु संविधान में धर्मनिरपेक्षता का तत्व रखा गया है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, सबको समानता प्रदान की गई है हमारे संविधान में, ठीक है ना। तो अतः सभी धर्मों के अनुयायी एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता व उदारता की भावना रखकर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, ठीक है। धार्मिक विविधता भारत में एक विशेष स्थान रखती है तथा सभी अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने हेतु भाईचारे के साथ जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो जितने भी धर्म हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं उनकी समानता सबकी बराबर है, कोई धर्म छोटा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं है। तो इस लिहाज से जो है सभी धर्मों का समान सम्मान सभी को करना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं भाषाई विविधता। भाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं किस प्रकार की जो है विविधता पाई जाती है। भारत में लगभग 1650 भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में जो है बड़ा नंबर है। 1650 जहां भाषाएं बोली जाती होंगी तो वहां तो विविधता अपने आप ही हो जाएगी। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं अस्तित्व में हैं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है भाषाएं अस्तित्व में हैं और अलग अलग भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या 222 है ना। तो साइमन कमीशन जो थे उनके अकॉर्डिंग जो है, जो प्रयोग में लाई जाती है भाषाएं, जो हम प्रयोग करते हैं, जिनका हम जो है आए दिन यूज में लाते हैं, वो जो है 222 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे संविधान में जो वर्णित हैं वो केवल 22 भाषाएं हैं, है ना। 22 लैंग्वेजेस जो है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जिनको की मान्यता प्राप्त है और वो अपनाई गई हैं संविधान में, ठीक है। इसमें जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें देखते हैं। इसमें असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी व हिंदी शामिल है, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 22 भाषाएं हैं जो कि हमारे संविधान में जो है सम्मिलित की गई हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है। यहाँ की भाषाओं को विभिन्न लिपियों में लिखा जाता है। यहाँ की भाषाओं को विभिन्न लिपियों में लिखा जाता है, यानी कि लिपि क्या है, भाषा को वर्णित करने का एक वो है। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो है देवनागरी, है ना। देवनागरी लिपि में जो है, जो लिपि है हमारी भाषा की, वो देवनागरी लिपि है। जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए चीज, जिसको नहीं पता वो जानकारी रखे। जो भारत की भाषाई विविधता का घोतक है ना। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी भाषा या बोली है। इस हेतु जो है एक कहावत भी प्रचलित है ना। हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र की अपनी एक अलग से जो है भाषा देखने को मिलती है, और इसके लिए जो है एक कहावत भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहावत है, 5 कोस में बदले पानी 10 कोस में वाणी, है ना। 5 कोस में बदले पानी 10 कोस में वाणी। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम 5 कोस की यात्रा करते हैं तो जो है पानी का स्वाद बदल जाता है ना। 5 कोस के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है। और अगर 10 कोस अगर हम यात्रा कर लें तो 10 कोस में जो है भाषा बदल जाती है, 10 कोस में वाणी बदल जाती है, ठीक है ना। तो ये प्राचीन जो है कहावत है कि 5 कोस में बदले पानी 10 कोस में वाणी। तो ये भाषाई विविधता है। इसके आगे क्या है, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता में क्या है, भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, जहां अर्थात यहाँ रहने वाले लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, लोकगीत, परंपरा, कला, संगीत, नृत्य आदि में विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी, हरियाणा में सांझी, उत्तर प्रदेश में लठमार होली, केरल में ओणम, असम में बिहू। तो ये जो त्योहार हैं ये उस क्षेत्र की अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं, है ना। उसी यानी कि इन्हीं फेस्टिवल्स की वजह से, इन्हीं त्योहारों की वजह से उस क्षेत्र की अपनी एक पहचान है, ठीक है। जैसे कि बैसाखी है तो बैसाखी का नाम आते ही जो हम समझ जाते हैं कि जो है ये पंजाब का जो है मुख्य त्यौहार है। हरियाणा में सांझी भी जो है इम्पोर्टेंट त्यौहार हरियाणा का है। अब लठमार होली का अगर हम जिक्र करते हैं तो लठमार होली जो है हमारे उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है, मथुरा में मनाई जाती है ना। लठमार होली का प्रचलन मथुरा में है। केरल में ओणम मनाया जाता है, असम में बिहू। तो ये इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, इन स्टेट्स के जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाना पकाने व खाने का ढंग उनकी संस्कृति के अनुसार अलग अलग है, ठीक है ना। अगर हम फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग तो है ही विविधता, लेकिन खाने का तरीका, खाने पकाने का तरीका भी जो है अलग अलग प्रकार से है। अब वो किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि दक्षिण में इडली और डोसा खाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे आप साउथ में जाओगे, है ना, तो उस साइड में जो है आपको इडली और डोसा खाने को मिलेगा, वहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर में जो है मक्के की रोटी और सरसों का साग, है ना। अगर उत्तर भारत की अगर हम लोग बात करेंगे
तो जो है यहाँ पर जो है उत्तर भारत में मक्का की रोटी सरसों का साग बहुत प्रसिद्ध है, प्रमुखता से खाया जाता है। ठीक है। भाषा व पहनावे में भी इसी प्रकार की विविधता पाई जाती है, यानी कि रहन सहन के साथ साथ, खान पान के साथ साथ, त्योहारों के साथ साथ जो है पहनावे में भी जो है अलग अलग प्रकार, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार जो है हमारा पहनावा भी अलग अलग। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत एक बहुरंगी देश है ना। बहुत प्रकार के रंग हैं हमारी इंडिया में, यानी कि जो भारत है हमारा वो बहुरंगी देश है। तो कहीं बैसाखी मनाई जाती है, तो कहीं लठमार होली का जो है हमारे यहाँ आनंद लिया जाता है, और कहीं कुर्ता पजामा पहना जाता है, तो कहीं सूट बूट पहन के जो है व्यक्ति आनंदित होते हैं। और यहाँ पे हर त्योहार की जो है अलग से जो है अलग ड्रेस भी होती है, ठीक है ना। तो वो जो है बहुत आनंदित करने वाला और बहुत ही जो है सांस्कृतिक विविधता के अकॉर्डिंग जो है एक बहुत बढ़िया विशेषता है, जिसमें हर प्रदेश की अपनी संस्कृति, परंपरा और लोकाचार है। यह विविधता और विभिन्नता भारत को और खूबसूरत बनाती है ना। ये जो सांस्कृतिक विविधता है ये इंडिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का प्रयास करती है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है भारत एक बहुत सुंदर देश है। और आगे देखते हैं हम जातीय विविधता। अगली विविधता है कास्ट डाइवर्सिटी या जातीय विविधता। देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय समाज की जातीय विविधता संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक है। ठीक है। तो ये जो दो वर्ड हैं ये समाजशास्त्रीय वर्ड हैं, संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक। संरचनात्मक तक से मतलब जो है जो भारत की जाति है तो वो जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित है ना। तो वर्ण व्यवस्था में जो है 4 वर्ण जो है पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और उन 4 वर्णों के अकॉर्डिंग ये जो वर्ण है ये तो संरचनात्मक रूप लिए हुए हैं अपने आप में। जैसा कि इसमें पहली लाइन में आया, भारतीय समाज की जातीय विविधता संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक है। तो ये जो 4 वर्ण हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 वर्ण हैं ये अपने आप में संरचनात्मक हुए, यानी कि स्ट्रक्चरल हुए। और इन वर्णों का जो है अपना अपना कार्य होता है। जैसे कि ब्राह्मणों का अलग कार्य है, क्षत्रियों का अलग कार्य है, वैश्य का अलग कार्य है और शूद्रों का जो है अलग कार्य है। ठीक है। तो ये जो कार्य है ये प्रकार्यात्मक हुआ, है ना। तो इस लाइन से जो है इतनी बात हमें समझनी है कि कास्ट की जो संरचना है वो क्या है, वर्ण के आधार पर 4 वर्णों में है विभाजित, और फिर जो उसके प्रकार्य हैं अलग अलग वर्ण का अलग अलग कार्य है, यानी कि उसी को ही जो है प्रकार्य कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जाति श्रम विभाजन, है ना, ये जो हमने काम की बात की है, चारों वर्णों के जो काम की बात की है उसी के बारे में जो है श्रम विभाजन के रूप में भी थी, है ना। लेकिन बाद में जन्म व वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित हो गई, है ना। यानी कि जो जाति है वो जन्म और वंशानुगत व्यवसाय पर आधारित हो गई वर्ण के अनुसार। विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंध कुछ निश्चित नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। भारतीय समाज में जाति का अत्यधिक महत्व है। जाति के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है या किया जाता है। ठीक है ना। अगर भारत में ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, जाति के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है ना। अगर व्यक्ति उच्च वर्ण में पैदा हुआ है, उच्च वर्ण का मतलब अगर ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है तो जो उसकी सामाजिक परिस्थिति है वो स्वतः ही जो है उच्च हो जाएगी। अगर व्यक्ति जो है निम्न वर्ण में पैदा हुआ है अर्थात वो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है तो जो उसकी सामाजिक परिस्थिति है उसका जो सोशल स्टेटस है वो जो है जन्म के आधार पर ही जो है वो निम्न हो जाएगा, यानी कि वो जो कास्ट हायरार्की है उसमें जो है निम्न पाया जाएगा। ये वैसे पुरानी बातें हैं, आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। वर्ण व्यवस्था जो है का जो रूप है वो परिवर्तित रूप आज जो है बदलते हुए इंडिया में या बदलते हुए भारत में सामने आया है। ठीक है ना। लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो माननी ही पड़ेंगी। जैसे जाति के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। जातीय विविधता हिंदू सामाजिक संरचना का आधार स्तंभ है,
यद्यपि वर्तमान में जाति का स्थान वर्ग ने ले लिया है। जैसे कि हम कह रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, है ना। तो जाति का स्थान जो है वर्ग ने ले लिया है, वर्ग ने। तो वर्ग पर डिपेंड हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो वर्ग के अकॉर्डिंग अब समाज में व्यक्ति का जो स्टेटस है, जो परिस्थिति है, वो निर्धारित की जाती है। जाति को जो है एक बार को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, है ना, उसके अंदर कितनी स्किल पावर है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन सब चीज़ों को आज समाज में देखा जाता है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था का प्रारंभिक रूप आज भी देखने को मिलता है ना। गांव में बहुत सारी चीज़ें जो हैं पुराने हिसाब से चलती हैं। पीपल ऑफ इंडिया में, पीपल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में लगभग 4,635 समुदाय हैं जिनका व्यक्ति जन्म के आधार पर सदस्य होता है। ठीक है। अब जो जाति है वो जन्म से ही निर्धारित होती है। ये जो है हमें पढ़ाया भी गया है और हमें बताया भी गया है कि जो जाति है वो जन्म पर आधारित होती है, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा, जीवन पर्यंत उसकी जाति जो है वही बनी रहेगी। आप लोग जो है धर्म तो परिवर्तित कर सकते हो। अगर आप हिंदू धर्म में हो तो अगर आपको धर्म पसंद नहीं आ रहा तो आप धर्म चेंज कर सकते हो। हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो, या अन्य कोई धर्म जो भी आपको अच्छा लगे उसको स्वीकार कर लो। लेकिन धर्म परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन जो जाति है वो जो है कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है। अगर आप धर्म परिवर्तित कर लोगे लेकिन रहोगे उसी जाति के सदस्य, तो इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जिनका व्यक्ति जन्म के आधार पर सदस्य होता है, यानी कि जाति का जो सदस्य है वो जन्म के आधार पर बन जाता है। जातीय विविधता व्यक्ति के समाज, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो ये जातीय विविधता है। बहुत सारी जातीय विविधताएं जो हैं हमारे यहाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, विविधता में एकता। ठीक है। इतनी ही थी ये जो हमने पढ़ ली हैं पीछे, जितनी विविधताएं थी वो सारी की सारी पढ़ ली हैं। अब हम देखते हैं विविधता में एकता, यानी कि इतनी सारी विविधताओं के बावजूद जो है हम एक हैं, वो किस प्रकार से एक हैं ये हम अब पढ़ेंगे। भारतीय समाज की संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है विविधता में एकता, है ना। ये बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिया का, यानी कि इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम लोग है एकजुट हैं, है ना। हम फिर भी जो है इंडियन हैं। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं, है ना। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम ईस्ट के हो या वेस्ट के हो, नॉर्थ के हो या साउथ के हो, लेकिन हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हाँ, कि तुम जो है इंडियन हो कि नहीं, है ना, कि हम लोग भारतीय हैं। ये गर्व की बात है। हम लोग कश्मीर में रहें या कन्याकुमारी में रहें, उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम लोग उत्तर प्रदेश में रहें या गुजरात में रहें, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वी आर इंडियन, है ना। हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। इस चीज़ से जो है हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, इस चीज़ का जो है हमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इन विविधताओं के होते हुए संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। इस संदर्भ में हर्बर्ट रीजले साहब ने जो है लिखा है, क्या लिखा है, भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अभिलाषा नहीं की जा सकती। ठीक है। तो ये जो है हर्बर्ट रीजले ने बताया है, और इससे आगे भी कुछ चीज़ें हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे क्या है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, पंडित नेहरू का एक कथन है, उसके बारे में देखते हैं कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणता नहीं देख पाते। यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उनका महान एवं मौलिक तत्व रहा है। 5 या 6 हजार वर्ष पूर्व हुए कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में फली फूली और कथाचित दक्षिण भारत तक फैल गई। इतिहास
कि उस प्रभाव से अगणित जातियां, विजेता, तीर्थयात्री एवं छात्र एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से भारत के मैदान में सैर के लिए आए, जिन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया, किंतु वह इसी देश में विलीन हो गए। कुछ लोग आए और इसी देश में जो है आकर के बस गए। इन संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उनकी आत्मा मौलिक रूप से पुरानी रही। यह तभी संभव हुआ होगा जब मौलिक एकता की भावना की जड़ें गहराई तक हों और उन्हें नवागंतुकों ने स्वीकार किया हो। इस कथन से यह स्पष्ट है कि भारत में विभिन्नता में एकता प्राचीन काल से विद्यमान रही है। तो ये नेहरू जी का कथन है। तो उन्होंने जो है हमारी विभिन्नता में एकता के बारे में जो बात बताई है वो तुम्हारे सामने हमने रखी है। ठीक है। और क्या है, उल्लेखनीय है कि आज़ादी के बाद भारत की राष्ट्र नीति विविधताओं का संरक्षण करते हुए एकता बनाए रखने की नीति रही है। ठीक है ना। इसके लिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक हितों की रक्षा का अधिकार तथा 5वीं व 6ठी अनुसूचियों में जनजातीय समुदायों की परंपरा व संस्कृति की रक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो जो हमारे संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूचियां हैं, उनमें जनजातीय समुदायों की परंपरा व संस्कृति की रक्षा का जो है प्रावधान है। इस नीति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया। यानी कि ये जो अखंडता शब्द है, ये संविधान में जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अखंडता में ही विभिन्नता में एकता की भावना निहित है। ठीक है ना। तो ये जो अखंडता शब्द है, ये अपने आप में जो है बड़ा मायने रखता है। अखंडता का तात्पर्य है, अखंडता का मतलब ही जो है विभिन्नता में एकता। ठीक है ना। जो हमारा आज का टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वही जो है अखंडता का जो है मतलब है, जो संविधान में वर्णित है और जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो यहीं पे जो है हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको जो है ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।